हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप। हम आ चुके हैं फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 53 पे और इसमें हम इस कंपटीशन की टॉप रैंकिंग को जानने वाले हैं। साथ में जान के नए अपोनेंट की एंट्री होने वाली है। सो अगर आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स को मिस नहीं करना चाहते हो, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। चलो हम करते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। जब जियान ने उस ड्रैगन सोल को अपनी हैवी जोन के अंदर सील कर दिया होता है तो समय आ गया था उस सीक्रेट रियल्म से बाहर आने का। लेकिन जियान को बाहर आने का कोई रास्ता पता नहीं होता। इस वजह से वो इसके बारे में पूछता है उस ड्रैगन सोल से। शुरुआत में तो वो जियान को कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन कुछ धमकियों के बाद वो फाइनली मान जाता है। जियान की टोली इस रियल्म की बाउंड्री के पास पहुंच जाती है। ये सीक्रेट रियल्म की बाउंड्री थी, क्योंकि हजारों सालों की कोशिशों के बाद भी वो फायर ड्रैगन सोल इस जगह से बाहर नहीं जा पाया था। तो फिर जियान किस तरीके से इस रियल्म से बाहर जाता है उसके बारे में जानने के लिए आप देखो पिछले एपिसोड को। वो फाइनली पहुंच जाता है उसी सीक्रेट चेम्बर के अंदर जिसमें वो कॉफिन पड़ा हुआ था। अब बस राज रह गया होता है इस कॉफिन का, लेकिन इसे टच करने से जियान हेजिटेट कर रहा होता है। जब गोल्डन ड्रैगन किंग उसे दिलासा देते हैं तभी जियान के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है। बस इस मोमेंट के बाद जो हुआ था वो जियान की आगे की जर्नी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला होता है, क्योंकि जब जियान ने उस कॉफिन को छुआ होता है एक इंटेंस लेवल की सोल फोर्स उसके दिमाग पे हमला करती है। अच्छी बात है कि समय रहते गोल्डन ड्रैगन किंग ने अपने ड्रैगन रोड की आवाज से इन इविल औरों को दूर भेज दिया होता है। बस जियान की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई होती। वो पाता है कि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी तेजी से उस मिस्टीरियस कॉफिन के अंदर जा रही है। देखते देखते वो कॉफिन ट्रांसपेरेंट हो जाता है और उसके अंदर एक नीली रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। इसे देख के जिन लोग एकदम चौंक गए होते हैं। वो कहते हैं सोल सीड है। और वेली सोल सीड क्या होता है? ये एक्चुअली में होली फ्लेम की सोल का एक हिस्सा होता है। वो जियान से इसे अब्सॉर्ब करने के लिए बोलते हैं। जैसे जियान इसे छूता है ये उसके शरीर में मर्ज होने लगा था। हालांकि उसे इस प्रोसेस में काफी पेन सहना पड़ा था, लेकिन ऐसे वैल्यूएबल ट्रेजर के सामने ये पेन कुछ भी नहीं होता। फिर जियान इस चेम्बर से बाहर जाके मिलता है म्यूफंग और यूरू से, जो कि लगातार उसे ही ढूंढ रहे होते हैं। तीनों के बीच में बातचीत हो ही रही होती है तभी यूरू के हाथ में जो टोकन होता है उसमें से रोशनी बाहर आई थी। ये काफी जल्दी जियान के ग्रुप की आंखों के सामने एक बड़ी सी स्क्रीन बना देती है। चलो हम यहाँ से देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। यूरू के टोकन से जो अचानक से लाइट बाहर आई होती है उसकी वजह से एक बार के लिए जियान की आंखें भी नैरो हो जाती हैं। इस ट्रायल के शुरू होने से पहले ही साफ बता दिया गया था कि जो इस कंपटीशन में टॉप 100 में आने वाले हैं और 99 सुपर सेक्स को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। ये चीज एम्फसाइज करती है कि सिलेक्शन प्रोसेस कितनी टफ है और जो भी 9 सुपर सेक्स में एक्सेप्ट होने वाले हैं उनके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल होगा। वहीं पे टोकन के फीचर को देख के म्यूफंग भी सरप्राइज हो गया होता है। वो कहता है मुझे पता नहीं था कि इस टोकन में इंफॉर्मेशन दिखाने का भी ऑप्शन है। तीनों उस मैसेज को ध्यान से रीड करने लगे थे। सबसे नीचे होता है 100 प्लेस। यहाँ लिखा होता है पॉइंट स्प्लेंडरिंग कॉम्पिटिशन 100 प्लेस शीरन। इसका जेंडर मेल था और इसकी स्ट्रेंथ होती है 4 स्टार दूधी के मिडिल स्टेज पे। इसके टोटल पॉइंट्स 1000 हो चुके थे। कंपटीशन कैसे पावर लेवल्स को देख के जियान की आंखें भी फ्लिकर होने लगी थी। वो कहता है तो इस कंपटीशन के 100वें नंबर के पास भी मिडिल स्टेज 4 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ है। भले जियान के वी कल्टीवेशन भी 3 स्टार दूधी की पीक की हो, तब भी उसके पास लोटस ऑफ एनालिसिस जैसी टेक्निक्स होती हैं। खासकर हम उसकी बैटल फॉर्मेशन मास्टर वाली स्किल्स और हैवी जोन रूलर के बारे में भूल नहीं सकते, खासकर जिसे अपनी रूलर स्पीड मिल चुकी है। इतनी सारी एबिलिटीज और चीजों को पोजेस करने की वजह से एक मिडिल स्टेज 4 स्टार दूधी के सामने भी जियान अपने आप को कॉन्फिडेंट पाता है। म्यूफंग कहता है हमारे रेड माउंटेन स्ट्रॉन्ग होल्ड में सारे 5th क्लास के टैलेंट्स एकदम टॉप नॉच हैं। इस वजह से अगर हम टॉप 100 में पहुंचना चाहते हैं तो हमें बहुत ही कॉशियस रहना होगा। एक मिडिल स्टेज 4 स्टार दूधी को फेस करना ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। म्यूफंग जियान के बारे में अंदर से अजीब तब से महसूस कर रहा था जब से उसने केव के अंदर जियान की फाइटिंग स्किल्स देखी होती हैं। वो जियान की स्ट्रेंथ को एक्यूरेटली जज नहीं कर पाता। हालांकि जियान का ऑरा सजेस्ट कर रहा है कि वो एक 3 स्टार दूधी एक्सपर्ट है, लेकिन जब म्यूफंग उसके ऑरे को परसीव करने की कोशिश करता था तो एक इनविजिबल वैरियर उसकी परसेप्शन को रोक लेता था। जब म्यूफंग देखता है कि 100वें पायदान के पास भी टोटल 1000 पॉइंट्स हैं, वो कहता है लगता है पॉइंट्स गैप काफी बड़ा है। हाउएवर ये सुन के जियान स्माइल के साथ बोलता है मेरे पास पॉइंट्स को इकट्ठा करने का एक अच्छा आइडिया है। जब म्यूफंग जियान के चेहरे की उस स्माइल को देखता है उसका दिल अंदर से काफी अनईजी महसूस करने लगा था। वो तभी पूछता है तुम क्या सोच रहे हो? जियान हंस के बोलता है डकैती डालना। लगता है इस रिस्पॉन्स को उसने एंटिसिपेट किया था। म्यूफंग साई करके बोलता है मुझे लग ही रहा था। जियान अपने होठों कर्व करके बोलता है क्या कहते हो, क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो? म्यूफंग फाइनली एक डिटर्मिनेशन से और स्माइल के साथ बोलता है क्यों नहीं। कुछ देर तक सोचने के बाद यूरू भी इस प्लान में शामिल हो जाती है। हालांकि उसे पता नहीं होता कि टॉप 100 रैंकिंग में पहुंचने में उसे एग्जैक्टली कितना और समय लगेगा, लेकिन घोस्ट क्रीचर का शिकार करना या फिर मेड से हर्ब्स को इकट्ठा करना ये काफी टीडियस टास्क है। ऐसा पेचीदा काम करने से अच्छा ये है कि सीधा लोगों के ऊपर डकैती डाली जाए। ऑफ कोर्स पॉइंट्स को हासिल करने की अप्रोच अपने साथ सिग्निफिकेंट
पॉइंट रिस्क को लाती थी, क्योंकि अगर तुम बिना सफिशिएंट स्टैंड के साथ किसी के ऊपर डकैती डालने के लिए आते हो तो तुम्हें उल्टा अपने पॉइंट्स को खुद गंवाना पड़ेगा। दूर देख रहा जियान कहते तो ठीक है, सेटल हो गया। ये पॉइंट्स ग्रैबिंग कंपटीशन कमजोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं है। अगर इस ट्रायल में कोई भी हेजिटेशन या फिर मर्सी दिखाता है तो उसका फायदा उठाने के लिए कई लोग तैयार होंगे। सारे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स टॉप स्पॉट को हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये एक रूथलेस कंपटीशन है और इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव करने वाले हैं। किसी के ऊपर भी दया दिखाना ये असफल होने का सबसे अच्छा रास्ता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही है इस कंपटीशन की। इस निर्णय को लेने के बाद जियान, म्यूफंग और यूरू बाकी के पार्टिसिपेंट्स को हंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ऐसा लगता है जैसे जियान को कुछ याद आ गया हो। वो कहते हैं रुको जरा, हमने ये तो देखा ही नहीं कि फर्स्ट प्लेस पे कौन है। यूरू फिर से अपने टोकन पे उस बटन को दबाती है। वो गोल्डन टेक्स्ट फिर से हवा में अपीयर होता है। तीनों की नजरें साथ में सबसे ऊपर जाती हैं। वहाँ पे लिखा होता है पॉइंट्स स्प्लेंडरिंग कंपटीशन, फर्स्ट प्लेस म्यू यिंग यिंग, जेंडर फीमेल, पॉइंट्स 31,000। और इस म्यू यिंग की स्ट्रेंथ होती है 4 स्टार 2 दी पीक की। ऐसे भयानक से रिजल्ट को देख के यू की आईब्रोज भी ट्विच होती हैं। वहीं पे म्यूफंग एक गहरी आवाज में बोलता है तो इस कंपटीशन के पहले पायदान वाला एक्सपर्ट एक्चुअली पीक 4 स्टार 2 दी के स्टैंड को रखता है। क्योंकि म्यूफंग खुद एक 4 स्टार 2 दी एक्सपर्ट होता है, उसे पता होता है कि इस लेवल के गैप कितने बड़े होते हैं। अगर नॉर्मली बात करिए तो एक अर्ली स्टेज 4 स्टार 2 दी एक्सपर्ट एक मिडिल स्टेज 4 स्टार 2 दी एक्सपर्ट के खिलाफ भी स्ट्रगल करेगा। जियान खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है तो एक्चुअली फर्स्ट प्लेस पार्टिसिपेंट पीक स्टार 2 दी की कल्टीवेशन में पहुंच चुका है या पहुंच चुकी है। अभी जियान की आंखें नैरो होके उस म्यू यिंग नाम को देख रही होती हैं। वो पहली बार इस कंपटीशन में एक जेन्युइन प्रेशर को फील करता है। लगता है ये ओपोनेंट उसके सामने काफी चुनौती पेश करेगा। कुछ समय के बाद जियान अपने सिर को हिला के बोलता है लगता है मुझे और भी जल्दी 4 स्टार 2 दी ब्रेक थ्रू करना होगा। इस फर्स्ट प्लेस के प्रेशर के बाद भी जियान के दिल में कोई डर जन्म नहीं लेता, बल्कि उसकी डिटर्मिनेशन और बढ़ गई थी। आखिरकार अगर उसे एक सुप्रीम पावर हाउस बनना है तो वैसे चैलेंजेस से बच नहीं सकता है। बगल में खड़ी यूरो एक एस्टोनिशमेंट से भरी आवाज में बोलती है सरप्राइज की बात है, इस कंपटीशन की फर्स्ट प्लेस एक्चुअली में एक लड़की है। लगता है म्यूफंग और जियान ने इस चीज को अभी तक नोटिस नहीं किया था। इस वजह से यूरो की बात को सुन के दोनों स्टार्टल्ड आवाज में कहते क्या। दोनों की नजरें फर्स्ट प्लेस के जेंडर एरिया पे जाती हैं जहाँ पे लिखा हुआ था फीमेल। लगता है 4 स्टार 2 दी की स्ट्रेंथ की वजह से ये दोनों कुछ ज्यादा ही प्रेशर फील कर रहे हैं। इस वजह से दोनों का ध्यान म्यू यिंग के जेंडर पर नहीं गया। वैसे फीमेल कैरेक्टर म्यू यिंग हमारे इस नोवेल के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है और म्यू यिंग को बार बार बोल के मेरी जुबान को लकवा मार जाएगा। इस वजह से हम इसे म्यू यिंग बोलेंगे, मतलब म्यू यिंग। अगर तुम्हें मेरा भरोसा नहीं होता तो जरा 5-6 बार म्यू यिंग रिपीट करके बोलो। स्पेलिंग होती है MUYING। चलो हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक जियान की टोली पिछले कई सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अच्छे से स्टडी कर चुकी थी, लेकिन इतने सारे रिजल्ट्स में कभी भी एक फीमेल नंबर 1 नहीं रही है। ये पॉइंट्स ग्रैबिंग कंपटीशन की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा होता है। सीन थोड़ा सा चेंज हुआ था। हम देखते हैं वूजियांग और हुडू को जो कि यिन फॉरेस्ट से बाहर एक पवेलियन में बैठे होते हैं। इनके सामने एक एनर्जी स्क्रीन होती है जिसपे पॉइंट्स ग्रैबिंग कंपटीशन के अलग अलग पार्टिसिपेंट्स दिखाई दे रहे होते हैं। हुडू कहते हैं ये म्यू यिंग काफी ज्यादा रिमार्केबल है। इसकी फायर एट्रीब्यूट की ड्यूटी को हैंडल करने में मुझे भी काफी परेशानी होने वाली है। वूजियांग कहते हैं अनएक्सपेक्टेडली ये वाला ट्रायल पिछले ट्रायल से काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। तभी पवेलियन जहाँ पे दोनों बैठे होते हैं इसके अंदर का स्पेस ट्विस्ट होने लगा था। एक गर्मी से भरा ऑरा इस जगह को कवर कर लेता है। हुडू कोल्ड आवाज में कहते हैं एक दुश्मन, लेकिन वूजियांग अपने हाथ को वेव करते हैं। वो कहते हैं नहीं ये एक दोस्त है। तभी हम डिस्टॉर्टेड स्पेस के अंदर से एक लाल कपड़े पहने बंदे को बाहर आते हुए देखते हैं। ये एक मिडिल एज्ड मैन था। ये कहता है शाओजांग मैं तुम्हारे मैसेज को पढ़ के तुरंत यहाँ पे पहुंचा हूँ। इस बंदे को देख के वूजियांग का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो कहते हैं सीनियर ब्रदर अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार हम एक बड़ी परेशानी फंस गए हैं। वो लाल रोब को पहने हुए मिडिल एज मैन पूछता है शाओजियांग क्या हुआ। वूजियांग बताते हैं जब मैं इस बार सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अलग सिटी से पार्टिसिपेंट्स को रिसीव कर रहा था उनमें से 100 लोग गायब हो जाते हैं। फिर केयरफुल इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे मालूम पड़ा कि उनमें से 96 लोगों को ब्लड पूल में फेंक के उन्हें सेक्रीफाइस कर दिया गया। बचे हुए 4 में 2 जियांग फैमिली के बेटे हैं और इनमें से एक तो अभी भी कोमा से बाहर नहीं आया है। वहीं पे हम दूसरे भाई को अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। और अगर बात करिए बचे हुए 2 की तो वो दोनों पार्टिसिपेंट्स 5th क्लास के टैलेंट रैंकिंग में नंबर 1 और नंबर 3 पे आते हैं। वो लाल कपड़ों वाला बंदा खुद से बड़बड़ा के बोलता है तो 4 लोग अब भी गायब हैं। इस मिडिल एज मैन के चेहरे पे ऐसे लॉस्ट एक्सप्रेशन को देख के वूजियांग पूछती है सीनियर ब्रदर क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है। इस व्यक्ति का नाम होता है चेंग यू। ये बर्निंग इंसेंस पवेलियन के अंदर वूजियांग का सीनियर ब्रदर होता है और इसकी वूजियांग के साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप है। चोंग यू साई करके बोलता है चुले में ये तुम्हारी गलती नहीं है। वो ट्विन घोस्ट टेम्पर बहुत ज्यादा चालाक है और जहाँ पे उसे सील किया गया था ये होंगशन माउंटेन उसके काफी पास पड़ता है। इस वजह से तुम चाह के उसे रोक नहीं पाते।
2 सेकंड का पॉज लेने के बाद तो फिर से आगे बोलता है, ऐसी पॉसिबिलिटी को हमने पहले से ही सोच रखा था, इस वजह से हजारों सालों पहले हमने उसे 2 हिस्सों में अलग अलग जगह पे सील किया। जब तक वो ट्विन गोस्ट एम्पर अपने दोनों पार्ट्स को रिकवर नहीं करता है तब तक तुम्हारी स्ट्रेंथ उसे हैंडल करने के लिए काफी होगी। यहाँ तक बोलते बोलते चैंग यू की आवाज रिग्रेट से भर गई थी। वो कहते हैं, जहाँ तक बात रही उन गायब होने वाले लोगों की, हमें उनके लिए कंपैशन ऑर्डर को इशू करना होगा। अभी वुजांग भी काफी शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। वो कहते हैं, हम बस यही कर सकते हैं। आखिरकार इतने सारे लोगों की जान वुजांग के यूरिसडिक्शन के अंदर गई है, इसकी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुजांग के ऊपर आती है। ज़ुआन सेंटिन में कंपैशन ऑर्डर एक स्पेशल टोकन होता है, इससे अलग अलग फैक्शंस और सेक्ट्स को इश्यू किया जाता है। ये कंपैशन ऑर्डर सिग्निफाई करता है कि घोस्ट वर्ल्ड के घोस्ट अटैक में एक इंसान की जान चली गई है। ज़ुआन सेंटिन के सेक्ट्स उस इंसान की फैमिली के लिए कुछ मुआवजा भी देते हैं। बस एक बार ये ऑर्डर इशू हो जाता है तो एक बार ये पक्की हो जाती है कि वो इंसान अब नहीं रहा। वुजांग के बदलते हुए इमोशंस को चैंग यू भी महसूस कर पाते हैं। वो कहते हैं, इसमें पूरी तुम्हारी गलती नहीं है। उस ट्विन घोस्ट एम्पर की सील धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। लगता है उस सील को तोड़ने का काफी लंबा षड्यंत्र चल रहा था। और तो और भले उस ट्विन घोस्ट एम्पर ने उन 96 पार्टिसिपेंट्स के ब्लड एसेंस को ऑब्जर्व कर लिया हो, अभी वो नंबर पूरे 100 नहीं थे। इस वजह से जब घोस्ट एम्पर ने फोर्सफुली सील को ब्रेक किया होगा तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी वीक हो गई होगी। ये सुन के वुजांग कहते हैं, आपका मतलब? चैंग यू नोड करते हैं। वो कहते हैं, हमारे बीच में कोई ट्रेटर मौजूद है। इससे पहले हुडू और वुजांग इस पर रिएक्ट कर पाते, चैंग यू अपने होठों पे उंगली रखे बोलते हैं, शश, मैं यहाँ पे चुपचाप पहुंचा हूँ, इस वजह से जानकारी बाहर नहीं आ सकती है। मैं सीक्रेटली तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। चैंग यू की बात को सुन के हुडू और वुजांग दोनों नोड करते हैं। वो कहते हैं, सीनियर ब्रदर मैं समझ गया। फिर चैंग यू की नजरें जाती है उस एनर्जी स्क्रीन की तरफ जिसमें कंपटीशन रैंकिंग और कुछ पार्टिसिपेंट्स का नजारा दिखाई दे रहा था। चैंग यू कहते हैं, मैं पहले पूरे हालात की तहकीकात करना चाहूंगा। तो मियन फॉरेस्ट के 3rd फ्लोर की सील पे ध्यान रखना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ट्विन घोस्ट एम्पर को अपना आधा धड़ मिलना नहीं चाहिए। तुम अपने हिसाब से एक्शन ले सकते हो। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चीजें कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। चैंग यू की आवाज इस कमरे में गूंजी थी। हम उनके फिगर को हवा में मिलते हुए देखते हैं। इस नजारे को देख के हुडू हंस के बोलते हैं, सच में सीनियर ब्रदर की मूवमेंट टेक्निक काफी मिस्टीरियस है। वुजांग कहते हैं, हमें सीन फॉरेस्ट पे फोकस करना चाहिए। मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी लगता है हुडू को कुछ याद आ गया था। वो कहते हैं, हाँ मैं ये तो भूल ही गया। होंगशन माउंटेन की रेड वैली के सारे मेंबर्स अपने एंसेस्टर को वर्शिप करने के लिए गए हैं। वुजांग जिनका पूरा ध्यान उस स्क्रीन के ऊपर होता है, वो लगता है इस बात के ऊपर गौर नहीं कर पाते। वो एब्सेंट माइंडेडली नोट कर देते हैं। उनका पूरा फोकस होता है स्टाइल की फेयरनेस को मेंटेन करने में। सीन फिर से चेंज हुआ था। हम जियान की टोली को देखते हैं। जियान के बगल में खड़ा मीफंग कहता है, टिस्क टिस्क, तो फर्स्ट प्लेस पे एक लड़की है और तो उसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार दूरी के पीक लेवल पे पहुंच चुकी है। ये सच में काफी इनक्रेडिबल बात है। इस पे जियान रिप्लाई करता है, रिगार्डलेस चाहे कुछ भी हो, समय आने पे हमें उससे फाइट करनी ही पड़ेगी। चलो अभी हम आगे मूव करते हैं। मुझे लगता है हम अभी फर्स्ट लेयर की आउटर लेयर पे भी पहुंच पाए हैं। साफ तौर पे एक पीक 4 स्टार दूरी की मौजूद होने की वजह से जियान थोड़ा मोटिवेट हो गया होता है। अब उसे अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने की जल्दबाजी महसूस होती है। हीरू कहती है, चलो चला जाए। जब जियान का ग्रुप काफी कोशिश तरीके से फर्स्ट फ्लोर के एंड की तरफ जा रहा होता है, हमें नजारा येनकॉर फॉरेस्ट के 2nd फ्लोर का दिखाया गया था। एक ऊंची सी चट्टान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा टाइगर यानी कि बाघ लेटा हुआ था और इसके सर के ऊपर एक पतली सी फिगर आराम कर रही थी। पास से देखने में मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में लड़की है। अगर कोई इस नजारे को देख पाता तो शायद उसकी आंखें आई सॉकेट से बाहर ही आ जाती, क्योंकि अगर दोदी कॉन्टिनेंट में फीनिक्स और ड्रैगन्स को छोड़ दिया जाए तो टाइगर सबसे फिरोशियस बीस्ट में से आते हैं। अगर इस जगह पे जियान मौजूद होता तो इस टाइगर को तुरंत ही पहचान लेता, क्योंकि लेजेंडरी हेवली फायर सीक्रेट टाइगर है। इस टाइगर की सबसे नोटिस करने वाली चीज एक किंग पैटर्न होता है। इसे चाइनीज में बोलते हैं वांग। इस टाइगर के फोरहेड पे 5 लाइन्स थे। इन 5 लकीरों का मतलब होता है कि इस टाइगर की स्ट्रेंथ एक इंसानी 5 स्टार 2 एम्परर के बराबर है। दोदी कॉन्टिनेंट में हेवली फायर सीक्रेट टाइगर को अपनी गुस्से से भरी पर्सनैलिटी के लिए जाना जाता है, क्योंकि इनकी पावर फ्लेम एट्रीब्यूट की होती है। ये अलग अलग फ्लेम्स को डिवावर करके अपने आप को पावरफुल बनाते हैं। ये सब होने के बाद भी वो लड़की जो कि इस बाघ के सर पे लेटी होती है, उसके चेहरे पे कोई भी खास इमोशन दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है अपने नीचे के इस प्राणी की वजह से उसे किसी भी तरीके का डर महसूस नहीं हो रहा। वो लड़की अपने हाथों को नीचे मारती हुई बोलती है, बिग टाइगर तुम अभी तक जाग क्यों नहीं पाए हो और तुम इतने आलसी क्यों हो। इस लड़की की आवाज को सुन के वो नीचे लेटा हुआ टाइगर 2-3 बार गुर्रा देता है। साफ तौर पे इसके सर पे जिस तरीके से लड़की लेटी हुई है वो इससे बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन लगता है इसके गुर्राने की आवाज लड़की के कानों में पहुंच ही नहीं थी। वो कहती है, तुम मुझे रेस्ट नहीं कर सकते। वो टाइगर जिसके पास और कोई विकल्प नहीं बचाता, वो 2-3 बार और गुर्राने के बाद शांत हो जाता है। ऐसा लगता है उसने सबमिट कर दिया हो। वो लड़की जो इस हेवली टाइगर के सर के ऊपर लेटी होती है, उसके शरीर से लगातार फायरी ऑरा बाहर आ रहा होता है। लगता है टाइगर के ऐसे बिहेव करने का यही रीजन था, क्योंकि वो उन अज्योर फ्लेम को अब्सॉर्ब करके अपनी एनर्जी को और भी कंडेंस कर रहा होता
होता है। ये शांति बनी रहती है कुछ और सेकंड्स तक। तभी चट्टान के ऊपर का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। उस स्पेस में से सिल्वरी रोड फिगर बाहर आता है। ये बंदा चारों तरफ देख के बोलता है, क्या म्यू यिंग यहाँ पे है? इस बंदे के हाथ में जो टोकन होता है उसके ऊपर 21,000 पॉइंट्स मौजूद थे। वो कहते हैं, हाँ मैं यहाँ पे गलती नहीं कर रहा हूँ, ये डेफिनेटली उसकी प्रेजेंस है। असल में एक दूसरा पहाड़ होता है, ये बस म्यू यिंग के पहाड़ से मैच खाता था। उस बंदे का ध्यान जाता है म्यू यिंग के पहाड़ की तरफ। वो कहता है वहाँ पे जो उसने उस माउंटेन के ऊपर फोकस किया था, सबसे पहले उसे दिखाई दिया था एक बहुत ही बड़ा टाइगर। लेकिन इस टाइगर के सर के ऊपर जो किंग का सिंबल होता है, अभी उसके ऊपर एक ब्यूटी खड़ी हुई थी। वो बंदा इस लड़की को तुरंत ही पहचान जाता है। वो कहता है, मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया, लगता है इस कंपटीशन का फर्स्ट प्लेस मुझे बिलोंग करने वाला है। ये कहने के बाद उस म्यू यिंग के माउंटेन की तरफ शूट हो गया था। बस कुछ ही सेकंड्स में वो बंदा उस पहाड़ के ऊपर पहुंच गया था। जब वो इस पूरी एरिया को स्कैन करके पाता है कि पूरी तरीके से खाली है, उसके चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन आता है। वो म्यू यिंग की तरफ देख के बोलता है, तो इस कंपटीशन के नंबर 1 प्लेस पे पहुंचने वाली तुम हो। लगता है म्यू यिंग को डिस्टर्ब होना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एक इरिटेशन से भरी आवाज में कहती है, क्या चाहिए तुम्हें? वो सिल्वर रोड मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, मैं यूहे हूँ, मैं तुमसे कुछ उधार मांगना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? वो लड़की जो कि हेवली फायर सेक्रेट टाइगर के सर पर लेटी हुई थी, ये सुन के उसकी आंखों में इंटरेस्ट जाग जाता है। वो कहती, क्या चाहिए? उसके शरीर को नीले रंग की फ्लेम ढक रही होती है। वो काफी जल्दी डिसिपेट होने लगी थी। यूहे हंस के बोलता है, मैं तुम्हारी टोकन के उस नंबर 1 प्लेस को लेना चाहूंगा। पता नहीं क्यों, लेकिन म्यू यिंग के चेहरे की स्माइल को देख के यूहे अंदर से काफी अनईजी फील करता है। बस अभी तक उसने ऐसे अपोनेंट का सामना नहीं किया था जो उसे डिफीट कर सके। इस वजह से वो अपने ऊपर काफी कॉन्फिडेंट होता है। भले ही म्यू यिंग की स्ट्रेंथ पीक 4 स्टार दे दी गई हो, तब भी यूहे और उसका भाई यूजिंग, जो कि एक दूसरे के ट्विंस होते हैं, उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा था। भले ही दोनों की स्ट्रेंथ लेट से 4 स्टार 2 एम्पर लेवल की हो, तभी जब दोनों साथ में कोऑपरेट करते हैं तो दोनों के पास कुछ समय के लिए एक 5 स्टार 2D से फाइट करने की पावर आ जाती है। ऑफ कोर्स यहाँ बात हो रही होती है 5 स्टार 2D के इनिशियल लेवल की। यही रीजन था जिसकी वजह से इन दोनों की म्यू यिंग को फर्स्ट प्लेस के लिए चैलेंज करने की हिम्मत हो गई है। यूहे कुछ बोलने वाला था, तभी पीछे सुशिंग की आवाज के साथ एक और बंदा यूहे के बगल में आ गया था। ये उसका भाई यूजिंग होता है। यूजिंग यूहे से बोलता है, बिग ब्रदर तुम इसके ऊपर इतना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? चलो हम सीधा अटैक करना शुरू करते हैं। वैसे यूहे अपने एलिगेंस को मेंटेन करना चाहता था, लेकिन लगता है उसके भाई ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। वो अंत में जाके साय करके बोलता है, चलो क्योंकि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो फिर चलो अटैक किया जाए। अभी दोनों म्यू यिंग के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे होते। ये चीज म्यू यिंग को काफी इरिटेट कर देती है, खासकर इन दोनों को देख के, न जाने क्यों, लेकिन म्यू यिंग को डिस्गस्ट फील हो रही थी। वो कहती है, तुम दोनों सच में दोगले इंसान हो और मुझे तुम्हारे ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। दोनों भाई दो दिशाओं से म्यू यिंग के पास जाने लगते हैं। भले ही दोनों इस चीज को काफी लाइट दिखाने की कोशिश कर रहे हो, असल में दोनों अंदर से एकदम सतर्क होते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि ये लड़की, जो कि ऊपर से बिल्कुल भी डेंजरस नहीं लग रही है, उसने फर्स्ट प्लेस पे अपनी जगह ऐसे ही नहीं बनाई होगी। हम म्यू यिंग को अपने कपड़ों को सही करके अपने हाथ को उठाते हुए देखते हैं। वो एक एक करके दोनों भाई की तरफ पॉइंट करके बोलती है, बिग टाइगर इन्हें बाइट करो। इसी मोमेंट में यू हुई, जिसकी और म्यू यिंग के बीच में थोड़ी सी दूरी रह गई होती है, वो चिल्ला के बोलता है, रिट्रीट करो। उसे अचानक से डेंजरस सेंसेशन फील हुई थी। भले यूजिंग को पता ना हो कि उसका भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, वो तभी बिना हेजिटेशन के पीछे चला जाता है। ये दोनों बस कुछ ही कदम पीछे ले पाए थे, तभी ये पूरा माउंटेन बैंग बैंग की आवाज के साथ एकदम ट्रेम्बल होने लगता है। म्यू यिंग की कमांड की वजह से वो टाइगर, जो कि अभी तक शांत लेटा हुआ था, उसका चेहरा एकदम फिरोशियस हो जाता है। फाइनली यूहे का ध्यान भी इस टाइगर के ऊपर जाता है। तुरंत ही उसकी आंखें श्रिंक हो गई थी। वो चिल्ला के बोलता है, ये एक्चुअली में हेवली फायर सेक्रेट टाइगर है। डैंग, इस टाइगर की स्ट्रेंथ इस लड़के से भी ज्यादा खतरनाक है। अपोजिट डायरेक्शन में यूजिंग कहता है, ब्रदर अब हमें क्या करना चाहिए? भले इस समय यूहे का कॉन्फिडेंस भी पूरी तरीके से हिल गया हो, वो तभी बहादुर बनते हुए बोलता है, हम इंतजार करेंगे। मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि छोटी सी लड़की इस टाइगर को कंट्रोल कर सकती है। ये हेवली फ्लेम सीक्रेट टाइगर सारे बीस्ट का किंग है, आखिर दूसरों के सामने अपने सिर को कैसे झुका सकता है? वो टाइगर जस्ट अटैक करने के लिए रेडी हुआ था, तभी म्यू यिंग उसके कान में हल्की आवाज में कहती है, बिग टाइगर इन दोनों को मारना मत। वो टाइगर म्यू यिंग की बात को तुरंत समझ जाता है। अचानक से उसके मुंह से तेज रोर की आवाज बाहर आती है। ये आवाज पूरी माउंटेन रेंज में गूंजती है। हेवली फ्लेम सेक्रेट टाइगर को ऑर्डर देने के बाद म्यू यिंग चुपचाप से साइड में हो जाती है। आखिरकार इस लेवल की फाइट में काफी खून खराबा भी हो सकता है और वो नहीं चाहती थी कि इन दोनों नालायकों की वजह से उसकी ड्रेस खराब हो जाए। इस बाघ को इस तरीके से दहाड़ते हुए देख उस यूजिंग को ऐसा लगता है जैसे अभी इसके पास इंटेलिजेंस नहीं है। वो एक डिस्डेनफुल आवाज में कहता है कि आज ये टाइगर बीमार हो चुका है, आखिर इतना दाढ़ क्यों रहा है? वो उसके भाई यूहे की तरह इस टाइगर को पहचान नहीं पाया था। तुरंत ही हेवली फायर सेक्रेट टाइगर की नजरें यूजिंग और यूहे के फिगर के ऊपर फोकस हो गई थी। खासकर यूजिंग के जो डिसरिस्पेक्ट से भरे शब्द होते हैं, उन्हें सुन के वो टाइगर और भी गुस्सा हो जाता है। वो गुर्राते हुए बोलता है, मूर्ख इंसानों, तुम्हें अपने घमंड की कीमत चुकानी होगी। ये हेवली फ्लेम
फ्लेम सेकेंड टाइगर म्यूइंग को इस तरीके से इसलिए ट्रीट कर रहा होता है क्योंकि जो फ्लेम्स म्यूइंग की बॉडी में से बाहर आ रही थी वो उसे एक अपनेपन की फीलिंग दे रही होती है। लेकिन जब उसकी आंखें पड़ती इन दोनों इंसानों के ऊपर, उसके अंदर का गुस्सा एकदम उबलने लगता है। जैसे ही टाइगर ने अपने मुंह को खोला था, एक बड़ी सी एनर्जी बॉल बहुत ही तेजी से वहाँ पे कंडेंस होने लगती है। फिर अटैक यूहे और यूजिंग की तरफ आगे बढ़ जाता है। भले ही दोनों भाइयों का बढ़ता एकदम बचकाना हो, लेकिन जब बात होती है फाइटिंग की, दोनों काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। टाइगर की अटैक की टेरिफाइंग पावर को तुरंत ही सेंस कर लेते हैं। खासकर यूजिंग के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। जैसे इन दोनों भाइयों की स्किल्स होती है, इस लेवल के अटैक्स को डॉज करने में दोनों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब दोनों इस एनर्जी के गोले से बचने के लिए तैयार हो रहे थे, उस टाइगर की आंखें अचानक से एकदम डीप रेड हो जाती हैं और नाकों में से खतरनाक लेवल की गर्मी रेडिएट होती है। हेवली फ्लेम सेकेंड टाइगर की इस टेक्निक का नाम होता है स्पेस फ्रीज। जब यूहे रियलाइज करता है कि वो कितने बड़े खतरे में, उसके चेहरे पे पसीना आ गया होता है, बट इससे पहले वो रिएक्ट भी कर पाता, इसके चारों तरफ का स्पेस पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो जाता है। इस जमे हुए स्पेस के अंदर वो तो बिल्कुल हिल नहीं पा रहे थे, लेकिन उस बाघ के मुंह से एक सक्शन फोर्स क्रिएट होती है। ये इन दोनों को आगे खींचने लगी थी। बस इसी मोमेंट में बूम बूम की आवाज के साथ हेवली फ्लेम टाइगर की मैसिव फायरबॉल इन दोनों से जाके टकरा गई थी। ये एक्सप्लोजन काफी बड़ा होता है, खासकर जो आग की गोली का तापमान होता है उसकी वजह से दोनों के शरीरों में गहरे घाव बन जाते हैं। कई लोगों को पता होता है कि बीस्ट फ्लेम्स को कंज्यूम करके सरवाइव करता है, लेकिन वो शायद नहीं जानते कि इसके पास स्पेस के ऊपर भी मास्टरी होती है। जो ये स्पेस फ्रीज टेक्निक थी, ये हेवली फायर सेकेंड टाइगर की इनेट एबिलिटी होती है। इनेट एबिलिटी का मतलब होता है वो टेक्निक जो किसी के साथ जन्म से आए। वो टेरिफाइंग फायर एट्रीब्यूट और स्पेस के ऊपर इस तरीके की मास्टरी इस हेवली फ्लेम सेकेंड टाइगर को किंग ऑफ बीस्ट का ऑर्डर देती है। भले ही स्पेस बस कुछ सेकंड्स के लिए ठहरा हो, दोनों की बैंड बजने के लिए इतना समय काफी होता है। हेवली फ्लेम सेकेंड टाइगर को इस अटैक को इस्तेमाल करते हुए देख म्यूइंग कहती है, लगता है बिग टाइगर गुस्सा हो गया है। उस एक्सप्लोजन की वजह से जो धूल मिट्टी उड़ी होती है, उससे बचने के लिए म्यूइंग ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया होता है। जनरली जब तक हेवली फ्लेम सेकेंड टाइगर को सच में किसी से खतरा महसूस नहीं होता है, तब तक वो इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करता। लगता है यूजिंग के उन शब्दों ने सेकेंड टाइगर की बॉटम लाइन को क्रॉस कर दिया था। जब फ्लेम्स थोड़ी सी रिड्यूस हुई थी, उन फ्लेम्स में से दोनों भाई खांसते हुए बाहर निकलते हैं। जगह जगह पे इन दोनों के कपड़े जल चुके होते हैं और जहाँ जहाँ पे वो कपड़ों के हिस्से दिखाई नहीं देते, वहाँ पे जले हुए घाव दिखाई देते हैं। साफ तौर पर पिछला अटैक काफी हैवी था। यूजिंग कहता है, डैम, ये भी सच में चालाक है। लेकिन लगता है इतनी पिटाई खाने के बाद भी दोनों भाई हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। यूहाई और यूजिंग की बॉडी में से एक इंटेंस सिल्वरी लाइट एमिट होने लगती है। यूहाई कहता है, यूजिंग चलो इस क्रीचर को अपनी ट्रू पावर दिखाते हैं। इन दोनों भाइयों से बाहर आने वाली सिल्वरी लाइट में से लगता है सेक्रेट टाइगर भी डेंजर सेंस कर पा रहा था। बूम की आवाज के साथ उसका रेड ऑरा इरप्ट होता है। उन रेड फ्लेम्स ने उसे पूरी तरह से सराउंड कर लिया था। लेकिन अगर इन फ्लेम्स को ध्यान से देखा जाए तो इन्हें वो अज़्योर फ्लेम से मिली होती है। अगर याद नहीं कर पा रहे तो ये फ्लेम्स म्यूइंग की शरीर की फ्लेम से मेल खाती थी। इन फ्लेम्स की वजह से टाइगर की स्ट्रेंथ एक बार फिर से बढ़ गई थी। वो अपने सिर को ऊपर करके तेजी से दहाड़ मारता है। उसकी आंखें अब दोनों भाइयों को इस तरीके से देखती है जैसे ये दोनों उसके सामने चींटी के बराबर हो। सीन वापस से जियान की तरफ लौटा था। जियान पीछे चल रहे दोनों कंपेनियंस की तरफ मुड़ता है। वो कहता है, लगता है हमें फर्स्ट फ्लोर पे रुके हुए काफी लंबा समय हो गया है, अब यहाँ पे और कोई बचा नहीं होगा, चलो जल्दी से सेकंड फ्लोर पे चला जाए। इस जगह पे इतने समय को व्यतीत करने के बाद भी जियान की घोस्ट क्रीचर्स के अलावा और किसी से मुलाकात नहीं हुई थी। भले इस वजह से वो घोस्ट क्रीचर्स का बड़ी आसानी से शिकार कर पा रहे हो, लेकिन ये घोस्ट क्रीचर्स बहुत ही कम पॉइंट्स देते हैं। इस मोमेंट में जियान की पॉइंट्स लगभग 500 पहुंचे थे। और वहीं पे अगर बात करी जाए मुईफंग और यूरू की, तो वो जैसे तैसे करके 300 पॉइंट्स पे भी पहुंच पाए होते हैं। ये प्रोग्रेस काफी स्लो मानी जाएगी। इस वजह से दोनों के पास अपने प्लान को एडजस्ट करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। जियान की बात से यूरू और म्यूफंग भी एग्री करते हैं। इस कंपटीशन को शुरू हुए 5 दिन निकल चुके थे। इन्हें पता होता है कि कमजोर कॉम्पिटिटर्स अब तक एलिमिनेट हो चुके होंगे और जो लोग अभी कम्पीट कर रहे हैं वो काफी पावरफुल होंगे। हमारे सामने का नजारा फिर से बदलता है। सबसे पहले हम देखते हैं उस हेवली फ्लेम टाइगर को, जिसकी बॉडी से वो रेड फ्लेम्स एमिट हो रही होती हैं। अपने अनराइवल डोमिनेंस से भरे ऑरी को लेके वो हेवली फायर सेक्रेट टाइगर यूजिंग और यूहाई को एकदम चूहों की तरह देखता है। सिचुएशन को इस तरह से डेवलप होती हुई देख दोनों भाई एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फाइनली यूहाई कहता है, हम अपनी इस टेक्निक को म्यू यूनियन के लिए बचा के रख रहे थे, लेकिन क्योंकि तुम हमारे रास्ते को रोक रहे हो तो तुम हमारे स्टेपिंग स्टोन बनोगे। ये कहने के बाद इन दोनों को सराउंड कर रही सिल्वरी लाइट और भी इंटेंसिफाई हो जाती है। दोनों भाइयों की लेट स्टेज की ओर काफी जल्दी 4 स्टार दूरी के पीक को अप्रोच करने लगते हैं। जब इन दोनों की स्ट्रेंथ पीक पे पहुंची थी, दोनों के चारों तरफ की सिल्वरी लाइट गायब हो जाती है। अब इनके शरीर में ऐसी ताकत भर गई थी कि इसे इन दोनों की नसें भी संभाल नहीं पाती। इन दोनों के हाथ से खून नीचे गिर रहा होता है। वो नीचे गिरते हुए खून की ड्रॉपलेट्स एक सर्कुलर पैटर्न को बनाती हैं। भले यूही और यूजिंग दोनों गहरे तरीके से
चोटिल हो तभी दोनों के चेहरों से वो एक्साइटमेंट छिपता नहीं है। नेक्स्ट मोमेंट में यूहे कुछ हैंडसील को चेंज करने लगता है और उसे फॉलो करता है उसका छोटा भाई। जब दोनों की आखिरी हैंडसील खत्म होती है दोनों चिल्ला के बोलते हैं समन सिल्वर किंग थंडर वुल्फ किंग। इनके नीचे का जो ब्लड पैटर्न होता है उसमें काफी अर्ली एक तूफान सा बनने लगा था। धीरे धीरे सिल्वर हरिकेन काफी बड़े आकार को ले लेती है और इस हरिकेन में से बाहर आती है किसी की हाउल करने की आवाज। ये एक भेड़िए की आवाज थी। काफी जल्दी हम सिल्वरी हरिकेन में से एक बड़े से क्रीचर को बाहर आते हुए देख सकते हैं। म्यू येइंग जो कि इस चीज को दूर से ऑब्जर्व कर रही थी अचानक से उसे एक डेंजरस सेंसेशन फील होती है। वो इस फॉर्मेशन को देख के बोलती है क्या चीज है। इस हरिकेन के अंदर का जो भी क्रीचर था उसकी टेरिफाइंग पावर की वजह से म्यूइंग की रोंगटे खड़े हो रहे थे। कुछ ऐसा इमोशन उस सीक्रेट टाइगर की आंखों में भी था। ये देख के म्यूइंग बोलती है बिग टाइगर डोंट वरी। वहीं पे जब ये ब्लड सर्कल काम करता है उस यूहे के चेहरे पे खुशी का पार नहीं रहता। वो हंस के बोलता है ये काम कर गया। जब वो तूफान पूरी तरीके से साफ हुआ था हम उस जगह पे एक इनॉर्मस बीस्ट को खड़े होते हुए देखते हैं। ये एक बहुत ही विशालकाय भेड़िया था। इसकी लंबाई करीब 100 फीट की रही होगी और अगर बात करिए इसकी ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई भी 20 फीट की होती है। इस वुल्फ का फर एकदम स्नो व्हाइट होता है। ये अपनी पूंछ को एकदम घमंड के साथ फ्लिक करता है। लेकिन इस भेड़िए की सबसे आकर्षित करने वाली चीज इसकी वो मटीले रंग की आंख होती है। वहीं पे इसकी दूसरी आंख पे एक बड़ा सा घाव का निशान था जो कभी पूरी तरीके से सूख चुका था। ये स्कार इस वुल्फ की पुरानी बैटल्स को बयां करता है। ये इनॉर्मस वुल्फ जो कि सिल्वरी लाइट को रेडिएट कर रहा था फाइनली इसकी नजर जाती है उस हेवली फ्लेम सेक्रेट टाइगर के ऊपर। लगता है इसने उन रेड फ्लेम्स को पहचान लिया था। वो सामने खड़े इस टाइगर में से भी अपनी ऐसे किंगली ऑरे को महसूस करता है। म्यू येइंग जो कि शुरुआत में थोड़ी एजिटेट हो गई थी अभी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन फिर से काम हो गए होते हैं। वो कहती इस कैलिबर की समनिंग टेक्निक लगता है दोनों भाई इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है। शुरुआत में वो डेंजरस सेंसेशन इस वुल्फ की ब्लड लाइन से आ रही होती है लेकिन अब जब हेवली फायर सेक्रेट टाइगर इस वुल्फ को देख लेता है उसकी आंखों में प्राइड वापस लौट आया था। फिर उसकी नजर जाती है उन दोनों भाइयों के ऊपर जो कि इस समय काफी थके हारे लग रहे होते हैं। वो सेक्रेट टाइगर बोलता है काफी इंप्रेसिव समनिंग टेक्निक है लेकिन ये बीस्ट चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो ये मेरा मैच नहीं है। ऐसी बात नहीं थी कि हेवली फ्लेम सेक्रेट टाइगर उस वुल्फ को अंडर एस्टिमेट कर रहा हो। उसकी आंखों में सीरियसनेस साफ तरीके से दिखाई देती है। भले उसे ऐसा लग रहा हो कि ये सिल्वरी वुल्फ उसे आसानी से हरा ना सके लेकिन उसके लिए भी जीत हासिल करनी इतनी आसान नहीं होगी। लगता है सेक्रेट टाइगर की बात को वो सिल्वरी वुल्फ समझ गया था। वो अचानक से अपने सिर को ऊपर करके तेजी से हाउल करता है। ये कोई सिंपल हाउल नहीं बल्कि युद्ध की गर्जना होती है। ये सिल्वर वुल्फ जो कि वुल्फ ट्राइब का किंग है वो इस हाउल के साथ अपने डोमिनेंस को यहाँ पे स्टेबलाइज करना चाहता था। इसे देख के वो सेक्रेट टाइगर बोलता है तो ये लेजेंडरी सिल्वर किंग थंडर वुल्फ किंग है। भले सामने खड़े किंगली बीस्ट में से सेक्रेट टाइगर ही खतरे को महसूस कर पा रहा हो लेकिन उससे भी ज्यादा उसे एक्साइटमेंट होती है। अब वो फाइनली सिल्वर किंग वुल्फ किंग को अपने बराबर का प्रतिद्वंदी मानता है। खासकर सिल्वर वुल्फ किंग के पिछले हाउल की आवाज में एक 5 स्टार 2 एम्पर लेवल का ऑरा मिला हुआ था। सेक्रेट टाइगर जिसकी आंखें एंटिसिपेशन और सतर्कता से भर गई थी वो मनी मन में कहता है ये बैटल काफी ट्रबलसम होने वाली है। खैर इससे पहले अर्थ शेकिंग बैटल शुरू हो पाती हम अपने एपिसोड के एंड पे आ गए हैं। वैसे भी इस फाइट को एक्सप्लेन करने के लिए पूरा एपिसोड चाहिए। आखिर इन दोनों किंग बीस्ट के बीच की बैटल में जीत कौन हासिल करेगा इसके बारे में हम जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और नेक्स्ट बार से जियान नंबर 1 पोजीशन की तरफ अपने कदमों को बढ़ाना शुरू करेगा जहाँ पे जियान स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करने से बच नहीं सकता है। अगर आप उन इंटरेस्टिंग बैटल्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। हम ऑलमोस्ट हर दिन सुबह 8 बजे वीडियो रिलीज करते हैं। आपके बेल आइकन को प्रेस करने से एपिसोड आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ऑफ कोर्स जिनसे अगले दिन का वेट नहीं किया जाता है वो ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप को जिससे आप एंजॉय कर पाओगे अर्ली एक्सेस के फीचर को। इसलिए टाइम बर्बाद न करके फटाफट से ज्वाइन बटन को चेकआउट करो। हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने तारीफों के पुलंदे कमेंट्स में छोड़ के जाना जिससे मेरे मन को भी आनंद का अनुभव हो। चलो हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।